Hello students, we are studying about biology. In biology we are studying the chapter cell and the cell wall, about the cell wall. In previous classes we have learnt about the different processes that the cell wall that are exists or that are done by the cell walls, that is osmosis, diffusion, different types of osmosis, etc. Right now we proceed to the same, and the third part, after diffusion, after osmosis, the third process which is most important in case of the cell functions of cells is the mediated transport. It is called mediated transport, right? तो mediated transport क्या होता है? आप जानते हैं कि सेल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर में बनते हैं, वी आर टेकिंग फूड, या इन केस ऑफ प्लांट्स आल्सो द फोटोसिंथेसिस, विथ फोटोसिंथेसिस बहुत सारे मटेरियल बनते हैं, जैसे शुगर है मेन, और बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स भी हैं. तो इनको क्या होता है, सेल के अंदर एंटर होना होता है, ज़रूरी है. और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी उसको पचाने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, इट इज़ कंपल्सरी टू कीप आउट ऑफ द सेल. उसको वहाँ से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है. तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन है, दैट इज़ डन बाय द सेल वॉल. और किसके द्वारा होती है? एक बहुत स्पेशल प्रकार के प्रोटीन के द्वारा ये किया जाता है. सेल वॉल में एक स्पेशलाइज प्रोटीन्स होता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और इसको हम परमीसिस भी कहते हैं. PERMEASES, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? परमीसिस. ठीक है. फिर है ये किस तरह से वर्क करती हैं? तो क्या होता है, जो परमिसेस होती हैं, ये जो इसका जो प्रोटीन होता है, या जो हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहा, ये बहुत स्मॉल एक छोटा सा रास्ता बना देता है, बहुत स्मॉल पैसेज बनाता है थ्रू द मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन है टोटल, उसके थ्रू एक स्मॉल रास्ता बन जाता है, जिसके द्वारा केवल लिमिटेड ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस और या सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं सेल वॉल के, या तो इधर जा सकते हैं या तो उधर आ सकते हैं. सो इस तरह से सेल के अंदर आना, सेल के बाहर जाना, ये जो होता है डायरेक्शन, ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, यह दो फॉर्म में होता है. द फर्स्ट वन इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और इसको डिफ्यूजन प्रोसेस भी है ये एक तरीके से. तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि दो परमिसेस होते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, वो किसी सॉलिड मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन करने के लिए सहायता करते हैं, उसके ससिस्टेंस बन जाते हैं. वो उसको सहायता करके, और उसको फिर थ्रू द मेम्ब्रेन दे अलाउ देम टू एंटर टू कम आउट, राइट? तो here, in case of facilitated transport, the transport proteins work as a assistant to that molecule which has to diffuse through the cell membrane. ठीक है. The next जो है वह है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब इसको देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ये कैसे होता है. इसमें जो डिफ्यूजन जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल जो है, उसको हमने अभी तक डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा. उसमें हमने क्या देखा कि द फ्लो इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, और ये इन समटाइम्स थ्रू अ मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस, परमिएबल मेम्ब्रेन, और डायरेक्टली थ्रू, दैट इज डिफ्यूजन. वी हैव सीन इट. बट यहाँ क्या है, इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल जो जिस मॉलिक्यूल को एंटर होना है, that is in a direction opposite to a concentration gradient. माने concentration gradient जो ज़्यादा है, उसके opposite direction में. अभी तक आपने ये पढ़ा कि concentration कम है तो through the membrane or directly they comes just to minimize or just to get the both side as level same. But in this case the concentration gradient के अपोजिट साइड में ट्रांसपोर्ट होता है. तो हम, और इसके लिए विशेष तौर पर एनर्जी की आवश्यकता होती है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP,
हम जानते हैं एनर्जी इज ऑलवेज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस चीज़ को आप समझिए कि द एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूव्ड अप हिल, ऊपर की तरफ, अप हिल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। नॉर्मली डिफ्यूजन के अपोजिट फोर्स में, डायरेक्शन में या अपहिल डायरेक्शन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एनिमल्स में हम देखते हैं वह है मेंटेनेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ग्रेडियंट। आप जानते हैं दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन द लाइफ ऑफ एन एनिमल्स। तो जो सोडियम और पोटेशियम ग्रेडियंट्स होते हैं इनका जो लेवल है उसको सेल के भीतर और उसके बाहर के सराउंडिंग के बीच लेवल करने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग बहुत ज़्यादा सेल करती हैं दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी लगती है, दैट इज़ फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो पहले जो हमने फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में देखा, यहाँ वह असिस्ट करता है, उसका सहायक बन जाता है। और दूसरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा कि इसमें एनर्जी सप्लाई होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए यह स्पेशली एनर्जी सप्लाई करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। देन जो मैंने आपसे कहा कि सोडियम और पोटेशियम ग्रेडियंट्स इसको कैसे मेंटेन करते हैं इसको देखिए। तो मैंने जो एनिमल सेल्स होती हैं आप जानते हैं सभी एनिमल सेल्स में हाई इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज नीडेड। काहे के लिए होता है? पोटेशियम का यूज़ कहाँ होता है? इन प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस में चूंकि पोटेशियम आयंस का उपयोग होता है इसलिए इसका कंसंट्रेशन जो है वह बहुत हाई लेवल पे होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस सेल के किस पार्ट में होता है? इट इज़ इन राइबोसोम। ये आपको हमने बताया हुआ, राइबोसोम में होता है। और कुछ एंजाइमेटिक फंक्शंस भी होते हैं जो स्पेशली पोटेशियम के द्वारा संचालित होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस may be 20 to 50 times greater inside the cell। इस कारण से क्या है कि एक सेल में, एनिमल की एक सेल में जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम आयंस का वह 20 से लेकर 50 गुना अधिक हो सकता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। बाहर में कम और अंदर में ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हमने सोडियम आयंस की बात करी तो सोडियम आयंस they may be 10 times more concentrated outside the cell than inside। यहाँ जस्ट अगेंस्ट है, सोडियम सेल्स का जो सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है वह बाहर की साइड में अधिक होगा और सेल की साइड में कम होता है। बाहर की साइड में इट मे बी 10 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो इस प्रकार से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वह ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम इनटू और सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल करता है। दोनों प्रक्रियाओं को करता है। आप ध्यान रखिए कि पोटेशियम आयंस दे एंटर इनटू द सेल एंड द सोडियम आयंस दे गो आउट ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर हम आपको फिगर दिखा करके इसको थोड़ा और समझ सकते हैं हम इसको अच्छे से। तो इस तरह से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड नेसेसरी फॉर द सेल्स। अब आइए चौथा, दैट इज इट बिकम्स द मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट थ्रू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ कम टू द फोर्थ, दैट इज इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस is actually the ingression of materials by the cell through its plasma membrane। तो इंगेशन मतलब उसको गड़प कर जाना, गप कर जाना, समझ रहे हैं बोलचाल की भाषा में। किसी चीज़ को जैसे हम अपने शरीर के अंदर मतलब आप कौर डाल देते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, इन दैट वे इंडोसाइटोसिस वर्क्स। और इसमें ये कैसे इसका जो मेन एक्टिव पार्ट है वह कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ये करती है। और इसके 3 फॉर्म्स हो सकते हैं अलग अलग। इन 3 फॉर्म्स को समझने के लिए हम पहले फिगर पर जाएंगे। तो जो पहला
फॉर्म है इंडोसाइटिस का, इट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. What it is called? It is called as phagocytosis. अब phagocytosis में क्या होता है यहाँ फिगर में देखिए, इसमें इसको हम कह सकते हैं सेल ईटिंग. फेगोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को खा रही है, सेल किसी चीज़ को खा रही है. तो ये कैसे होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ फिगर में देख रहे हैं, दिस प्लाज्मा, कोई ऐसा पार्टिकल फूड के रूप में अगर उसके वातावरण में चारों तरफ में कहीं है, सो अराउंड दैट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू मेक अ पॉकेट. एक पैकेट या कप जैसा स्ट्रक्चर पहले बनेगा और उसके बाद में पॉकेट बन के सेकेंड में आप देखिए इसको पूरा बंद करके इनगल्फ कर लिया है. इट इज़ कॉल्ड इनगल्फिंग. इस तरीके से पूरा उसको शरीर के उन्होंने अपने शरीर के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर उसको सक कर लिया है. तो दैट फाइगोसाइटोसिस इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड. आपने अमीबा में देखा, इन प्रोटोजोआंस स्पेशली इन अमीबा, इन स्पॉन्जेस आल्सो, और ह्यूमन बॉडी में भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा WBC का हमने क्या वर्क देखा था, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किनसे, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वायरसेस वगैरह आते हैं. सो दे आल्सो इनगल्फ दिस बैक्टीरियाज एंड दिस माइक्रोब्स जो कि हमने इन्वाइट नहीं किए, हमारे चारों ओर के वातावरण से कहीं हमारे शरीर में पहुंच गए. सो अनवांटेड है, दिस अनवांटेड the microbes, that is bacteria or viruses, they are engulfed by WBC in the same way, that is called phagocytosis. Right, now come to the next, and that is photocytosis. Photocytosis में इसमें आप देखिए कैविलियाई बना रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, these are the particles to which it is attracted, towards it is attracted. और इसमें जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, मैंने ग्रहण करते हैं. वो इस प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं विच आर नीडेड, इनको इस रिसेप्टर्स के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं और ये बन गया इस तरह से एक सिविलाई बनाते हैं और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के माध्यम से मॉलिक्यूल्स जो बाहर से हैं वो शरीर के अंदर या सेल के अंदर पहुंच जाते हैं. सो दिस इज द सेकेंड वन. एंड द थर्ड वन इज endocytosis. The third figure, that is endocytosis. What happens in endocytosis? It is a mechanism for selective uptake of large molecules in certain animals. तो selective molecules which they like to have इन द सेल, उनको लेने के लिए. और इसमें एक होती है पिट्स के द्वारा. काय के द्वारा होता है ये, देखिए आप यहाँ स्मॉल पिट्स दे आर मेड, दिस पिट्स के द्वारा होता है. स्मॉल पिट्स जो है वो कैलेथिनीन कोटेड पिट्स होते हैं. कैलेथिनीन इज द मटेरियल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन कोटेड फॉर्म देयर, राइट. तो इस तरह से इंडोसाइटोसिस जो है वह 3 प्रक्रियाओं में होती है, फेगोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस. I am also giving you the figure of phagocytosis, or the way the amoebas get their food in different stages. So have a reading of this, and so many times in biology we have learnt about the way of feeding of amoeba. So the figures are here, right? Now come to the next, and that is the exocytosis. So the fifth one is exocytosis. अब एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस मे बी कॉल्ड सेल ओमिटिंग. ओमिटिंग समझते हैं ना, उल्टी को आना, यानी हमारे शरीर में अगर कोई चीज़ नहीं एब्जॉर्ब हो रही है, हमको तकलीफ हो रही है, तो वी ओमिट इट. इन द सेम वे द सेल्स ऑल्सो डू इट. सो सेल ओमिटिंग इज एक्सोसाइटिस, बाहर की ओर फेंकना. इट ऑकर्स इन वेरियस, बहुत सारे सेल्स में जो ये होता है और किस तरह क्या फंक्शंस करता है एट द टाइम एक्सोसाइटोसिस, व्हाट वर्क इट इज़ डन. सो सी इट. फर्स्ट होता है टू रिमूव अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज ऑफ सब्सटेंसेस दैट ब्रॉट अप इन बाय इंडोसाइटोसिस. तो इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को जिन इनगल्फ करते हैं, इन्फेगोसाइटोसिस इनगल्फ करते हैं, कभी हम पोर्स पिट्स के माध्यम से लेते हैं. तो इस तरह से जो पहुंचता है हमारे शरीर में उसको मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोसेस का मेटाबॉलिज्म होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म सम ऑफ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ दैट पार्टिकल और दैट सब्सटेंस उसको
इन एक्सोसाइटिस के द्वारा शरीर से बाहर ओमिट कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। नंबर 2, टू सीक्रेट सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा, दिस आर आल्सो डन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, राइट। And the third one is to transport a substance completely across a cellular barrier. Release of IgA, it is called release of IgA. The full form of IgA is immunoglobulin. तो इसको completely out करने के लिए भी एक्सोसाइटिस का उपयोग होता है. So this in this way the cell wall is working with a number of different systems in a body. So this is about nuclear membrane or cell membrane or cell wall. The next part of the cell, which is most important, is nucleus. Come to the next part, that is nucleus. आपने अभी तक जितना पढ़ा है, हम सब ने देखा है कि सेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. इट इज़ अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल, लगभग गोल, पूरा गोल नहीं, इट्स नॉट, वी कांट से इट राउंड, राउंड नहीं होता, स्फेरिकल, थोड़ा सा इलेप्टिकल, फैला हुआ. देन इट कंपोनेंट ऑफ सेल होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल. क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल. क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं और जिनके द्वारा हमारा ब्रेन वर्किंग डिसाइड करता है, दैट कंपोनेंट्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, इसलिए यह ब्रेन ऑफ सेल भी कहलाता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. चारों ओर बाहर से इसके एक लेयर होती है जो कि डबल होती है, डबल फॉर्म. तो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. With the help of this figure, you can understand it very well. This is the form of, this is the picture of a nucleus. So in this nucleus, the outer double layer structure is nothing but the cell nuclear membrane. ठीक है, और यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, इसके अंदर की तरफ भी एक सेंट्रलाइज्ड, यहाँ देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर की तरफ भी एक सेंट्रलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है. इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट वी कॉल इट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस मेम्ब्रेन हैज न्यूमरस पोर्स. देख रहे हैं आप, बीच बीच में पोर्स बने हुए हैं. अ नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट on this layer, on this inner layer. They are known as nucleus pores. What they are called? They are called nucleus pores, like here. The pores transfer the material. ये क्या काम करते हैं, पोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये मटेरियल का ट्रांसफर्स करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, उसमें मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए इन पोर्स का उपयोग किया जाता है. इसके बाद में द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, दैट इज क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं. और यही वह पार्ट होता है जिसके माध्यम से आगे जाकर के जो जेनेटिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज द क्रोमोसोम. लेकिन ये हमेशा नहीं दिखते हैं. दे आर सीन ओनली क्रोमेटिड्स.
ओनली एट द टाइम व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड। सेल में डिवीजन होता है, हम आगे और देखेंगे क्लासों में, अगले पीरियड्स में। तो सेल डिवाइड होते हैं, सेल एक डिवाइड होकर के कई मल्टीपल, इट मल्टीप्लाइज और रेगुलर चलती रहती है प्रक्रिया। एट दैट टाइम केवल क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, वो भी रॉड शेप में उस समय दिखते हैं, अदरवाइज तो दे आर नॉट कॉमनली सीन। इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स में दो चीज़ें होती हैं, पहला है न्यूक्लियोलस और दूसरा है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो न्यूक्लियोलस क्या है? ये वन आर मोर, सी हियर, ये गोला न्यूक्लियोलस, इट ये एक भी हो सकते हैं संख्या में, दे मे बी मोर, एंड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज रिच, वेरी रिच प्रोटीन होते हैं इसमें, एंड RNA, it is rich in protein and RNA. The full form of RNA is ribonucleic acid. राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल से ये काफ़ी रिच होते हैं, ठीक है। इट एक्ट एज अ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज द साइट राइबोसोम बनाने के लिए, क्योंकि राइबोसोम इस कंटिन्यूस शरीर में ज़रूरत होती है, तो राइबोसोम बनाने का यह साइट है जहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। और इसीलिए न्यूक्लियस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। यहीं से राइबोसोम्स का निर्माण होता है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इट हेल्प्स, और राइबोसोम्स क्यों जरूरी हैं? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म इज डन ओनली थ्रू द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होते हैं, वही प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोम्स, राइट। अब दूसरा हमने बताया आपको क्रोमेटिन नेटवर्क। द सेकेंड पार्ट इज, ये जो आप जालीदार स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट द क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये नेटवर्क जो होता है धागे के जैसा होता है, पतले धागों जैसा होता है, और एक दूसरे से बहुत गुथा हुआ, इंटरविंड, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज थिन थ्रेड, इंटरविंड, आपस में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल्स एंड कम, ये किससे बने होते हैं? ये जो थ्रेड्स हैं ये किससे बने हैं? इट इज डीएनए, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। बोलिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इससे बने होते हैं, और यही जेनेटिक सब्सटेंस है। बॉडी का जो जेनेटिक सब्सटेंस है दैट इज DNA। द क्रोमेटिन, ये इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more 3 रिबन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनको कि क्रोमोसोम कहते हैं। 2 or more भी हो सकते हैं, थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, जो कि डिवीजन ऑफ सेल के समय ही आपको विजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। अब एक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम किस तरह का होता है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम्स दे आर वेरी थिन, स्मॉल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और केवल सेल डिवीजन के समय ही विजिबल होते हैं। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, आप जो सेल की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि जीन के फॉर्म में सेल के अंदर होती है, प्रत्येक क्रोमोसोम को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। यहाँ पर फिगर में देखिए आप लोग, बांटे जा सकते हैं। यहाँ सेंट्रलाइज आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड सेंट्रोजोम। एक राउंड स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, इट इज नोन एज सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के 2 तरफ पंखे जैसी बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर द क्रोमोसोम आर्म्स, इसको कहेंगे। उनकी बाएँ होती है, 2 होती है क्रोमोसोम की, 2 प्रकार की 2 स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये मैं जैसे बार बार हम कहते हैं, सेंट्रोमियर्स इज द मिडिल पार्ट और द मिडिल बॉडी, डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, और यही जेनेटिक मटेरियल है, ये मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है। अब सेल डिवीजन के समय में बार आपसे कह रही हूँ कि ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दीज क्रोमोसोम्स दे आर विजिबल, अदरवाइज वो नहीं होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है, इनमें
देयर इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज रिप्लिकेशन. क्या कहते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज रिप्लिकेशन. इस प्रोसेस के द्वारा जो क्रोमोसोम्स हैं दे डिवाइड. और आप देखिए फिगर में, दिस इज इट इज अनरिप्लिकेटेड क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ रिप्लिकेशन. द सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर की दो तरफ एक से दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक से दो ब्रांचेस बन करके, और एट द टाइम ऑफ डिवीजन दिस डिवाइड perfectly into two forms and the centromere with two arms. So in this way this chromosomes they divide. Chromosomes, they are most important part in our body, that is in the nucleus, we can say in the nucleus. The number of chromosomes in each cell has a fixed number. प्रत्येक जो आप देखते हैं दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, दे आर आइडेंटिकल. एक की तरह दूसरा नहीं होता है ना. बॉडी रचना सबकी सेल से बनी हुई है, बट द नंबर ऑफ सेल्स डिफर्स, एंड ऑफ कोर्स ऑल द कैरेक्टर, ऑल द विजिबिलिटी, इट इज ऑल इंटायरली डिफरेंट. इट डिपेंड्स. कैसे होता है ये? बिकॉज उस ऑर्गेनिज्म की क्रोमोसोम नंबर इन ईच सेल इज फिक्स्ड. सभी सेल में वही क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं और वो फिक्स होते हैं, एंड इट मेक्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट. इट वेराइज. ये दो हो सकते हैं. इट वेराइज फ्रॉम 2 to a few hundreds in different species. इसका स्टार्ट होता है कम से कम 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, और यदि उससे लेकर के हंड्रेड्स, सैकड़ों क्रोमोसोम्स भी एक ही सेल में पाए जा सकते हैं. अगर हम ह्यूमन बीइंग का उदाहरण लेते हैं, वी द ह्यूमन बीइंग्स, हम अपना उदाहरण अगर लेते हैं, तो हमारी प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स कहलाते हैं. ऑटोसोम्स माने वो एक ही जैसे हैं, लेकिन उनमें से दो जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बिकॉज इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 2 सेक्स, वन इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल. तो ये जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंशिएशन है, इट डिपेंड्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स विच आर 2 in number in each cell of the human being. ठीक है. अब हमने यहाँ पर देखा कि कम से कम 2 होते हैं. द पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें एक पेयर पूरा होता है. फुल नंबर ऑफ सच क्रोमोसोम्स, सारे के सारे सेल्स, उस ऑर्गेनिज्म के सारी सेल्स में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाए, मतलब डबल क्रोमोसोम पाया जाएगा, तो उस प्रकार को डिप्लॉयड कहते हैं, और सेल इज नोन एज डिप्लॉयड सेल. ठीक है. अब हो सकता है कि यदि किसी में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स पाया जाता है, अनपेयर्ड माने 2 से अधिक, या 2 तो होते ही हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं. जैसे हमने कहा कई हंड्रेड्स होते हैं, तो हो सकता है 5, हो सकता है 7, लाइक दैट. तो ईच काइंड ऑफ इस प्रकार का जो सेल होगा, इट इज नोन एज हैप्लॉइड. HAPLOID, it is known as haploid, and the cell is known as haploid cell. अब haploid cells कौन से हो सकते हैं? Gametes at the time of reproduction, रिप्रोडक्शन के समय में मेल और फीमेल 2 अलग अलग यूनिट्स बन जाती हैं. दीज यूनिट्स दे आर कॉल्ड एज गैमेट्स. तो ये जो गैमेट्स हैं, दे आर हैप्लॉइड, क्योंकि उसमें केवल सिंगल 2, हमने आपको बताया पहले कि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो 2 सेक्स क्रोमोसोम में से हर सेल का जो एक ही, वंस ओनली, या हम कभी आगे आप क्लासों में पढ़ेंगे कि हाउ द मेल एंड हाउ द फीमेल इज बॉर्न. तो मेल क्रोमोसोम अलग हो जाता है, फीमेल क्रोमोसोम अलग हो जाता है. इट नोन एज एक्स एंड वाई. ठीक है. तो इट इज हाउ द न्यूक्लियस हैज डिफरेंट पार्ट्स, what is the working and what is the function. Now the most important part is the function of nucleus. वह क्या काम करता है? क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बॉडी का या सेल का होता है, बट हाउ इट वर्क्स, इसका फंक्शन क्या है? तो पहला है, इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल. इफ इट इज रिमूव्ड, द प्रोटोप्लाज्म ड्राइज अप एंड द सेल विल डाई. तो सारी
जो प्रोसेस हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्चुअली वो हमारी सेल की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। और हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज़ इट डिपेंड्स ऑन, और इसकी किसके कंट्रोल में है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि हम बॉडी से न्यूक्लियस, सेल से, बॉडी से मतलब सेल से न्यूक्लियस को निकाल दें तो क्या होगा, या समझ लीजिए कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो अगर फट गई तो क्या होगा, रप्चर हो गई तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फट गई तो क्या होगा। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यू नो क्या होगा यदि हम वहाँ से न्यूक्लियस को सेल से, पहला तो हम देखें कि न्यूक्लियस को यदि सेल से रिमूव कर लिया जाए तो क्या होगा। अगर आपने प्रोटोप्लाज्म के, सेलुलर प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को निकाल लिया, आपने निकाल लिया न्यूक्लियोप्लाज्म से, या न्यूक्लियोप्लाज्म सहित न्यूक्लियस को निकाल लिया, सॉरी, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म जो है वो ड्राई हो जाएगा और जो सेल है वह डेड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर सेल मेम्ब्रेन फट जाती है तो क्या होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन, आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है, जो कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसको सेव करती है उसको। अब अगर वो फट गई तो क्या होगा, उसका सारा का सारा जो मटेरियल है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाएगा, सेल के बाहर हो जाएगा। और सेल के बाहर हो जाने से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो सेल डेड हो जाएगी। और अगर सेल डेड हो जाएगी तो नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लाइव। अगर हमने उसको तुरंत रोका, रप्चर को रोका तब तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। दूसरा काम, इट डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। डिटरमाइन द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी, सेल डेवलपमेंट उसका विकास बड़ा होना, डेवलप होना मतलब मल्टीप्लाई होना, इसको भी रेगुलेट कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। और कैसे करता है, अब आपने अभी देखा कि सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट द केमिकल, इट इज़ वर्कड बाय केमिकल सब्सटेंसेस। तो ऑल द एक्टिविटीज इट इज केमिकल एक्टिविटीज के द्वारा उनको रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है कि सेल कितना बढ़ेगा, सेल कैसे बढ़ेगा, सेल की कितना मल्टीप्लिकेशन होगा और वह कितना मैच्योर होगा, लाइक दैट। And it plays an important role in cell reproduction in which a cell divides to form two new cells. हमने देखा इसके अंदर क्रोमोसोम्स होता है, दैट क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल क्या है, रिप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। पहले एक से उसके सेंट्रोमियर से दो फॉलिकल्स बनते हैं और उस तरह से दो जो उसके ब्रांचेस हैं वो अलग हो करके दो सेल बना लेते हैं। ये हम सेल डिवीजन में अच्छे से देखेंगे इसको। लेकिन यह न्यूक्लियस ही है, क्योंकि जो पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ओनली, इसलिए वह रिप्रोडक्शन में, सेल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या अपना पार्ट है जो प्ले करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ हमने देखा द राइबोसोम, द डीएनए पाया जाता है, काहे में, क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है। और डीएनए कैसा पार्टिकल क्या है, डीएनए ही वह पार्ट है जिसके अंदर सारे के सारे जो हेरिडिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलेंगे हमारे शरीर के जो हम ऑफस्प्रिंग से लेकर जाते हैं, वो सब के सब डीएनए पार्ट्स होते हैं। तो ये डीएनए के कारण ये अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, ऑफस्प्रिंग से आने वाली जो जनरेशन है उसको जो ट्रांसफ़र होते हैं गुण, आपने देखा होगा कई बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, रंग, रूप, स्वभाव, सारी चीज़ें जो हैं, ये जो गुण हैं ये क्रोमोसोम्स के माध्यम से न्यूक्लियस के द्वारा ही ट्रांसमिट नई जनरेशन में, दैट इज ऑफ स्प्रिंग्स में होते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल एंड व्हाट डिफरेंट parts it has, the most important part, that is chromosome, the DNA parts that acts very important role in the life. All this about the up to nucleus we have completed. I have only this much today, and I am going to give you some very simple questions
you know you are going to have an exam within after 24th of August, है ना? So please prepare for that. So our questions what are, why is endocytosis found in animal only? एनिमल में ही क्यों होती है इंडोसाइटोसिस? अब इंडोसाइटोसिस, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इंडोसाइटोसिस है क्या। तो इंडोसाइटोसिस में क्या होता है? एक्चुअली इगेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बताया है कैसे होती है इंडोसाइटोसिस? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होती है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट अ पार्ट इन केस ऑफ प्लांट्स। सो केवल एनिमल में ही इनकी संभावना होती है। हाउ आर chromatids and chromosomes are related to each other? About nucleus, I have told you chromatids are the thread-like structures which are present inside the nucleus, the nucleoplasm, which is present inside the nucleoplasm. In chromatids को in a chromatin नेटवर्क होता है। इस क्रोमेटिन नेटवर्क का जो थ्रेड है इट इज नोन एज क्रोमेटिड्स, और इस क्रोमेटिड्स में क्या होता है? एक्चुअली क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सो इन दिस वे दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। विच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्रोमेटिन? आपको मालूम है कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, किससे बनता है मॉलिक्यूल्स में? आपने देखा क्रोमेटिन में क्या है? डीएनए है ना? क्रोमेटिन में डीएनए पाया जाता है। देन नेम द बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेम द बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नाम आपको लिखना है। सो हैव अ रीडिंग ऑफ द लेसन एंड डू इट. Please do it complete. If you have any problem, you can ask me. Okay. Thank you very much. Have a good day.